Hello everybody and welcome to the channel Retino. So my name is Tapar Omar and in today's video we are going to continue our topic chemical properties of metals. So metals नॉन मेटल्स में हम लोगों ने मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज को स्टार्ट किया था, जिसमें हम लोगों ने स्टार्टिंग की कितनी प्रॉपर्टीज पढ़ ली हैं? टोटल 5 प्रॉपर्टीज पढ़ ली हैं, राइट? तो हम लोगों ने 5 टोटल पढ़ चुके हैं, मतलब जो टोटल 7 है उसमें से हम लोग को आज 3 कवर करनी है, 4 पढ़ चुके हैं. सो बेसिकली आज जो हम लोग को पढ़ना है वो है reaction of metals with acids. We have already completed combination with oxygen. metals जब ऑक्सीजन से कंबाइन करते हैं तो वो अपनी ऑक्साइड्स बना लेते हैं, रिमेंबर. देन हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करते हैं तो क्या होता है? वाटर के साथ कंबाइन करते हैं. डिस्प्लेसमेंट ऑफ मेटल्स फ्रॉम इट्स ऑक्साइड्स, ऑक्साइड्स में से मेटल को हटा देते थे, राइट? तो ये 4 तो हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं. बची हुई 3 आज हम लोग को कवर करनी है, दैट इज रिएक्शन ऑफ मेटल्स with acids, then displacement of metals from their salt solutions, and at the end reaction with chlorine. ठीक है? So चलो let's get started with our first topic, that is just a second, yes, reaction of metals with एसिड्स. सो आज हम लोग को एसिड्स के साथ रिएक्शन पढ़नी है, ठीक है? मेटल सबको पता है ना, जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करते हैं, वो हमारे मेटल्स होते हैं. एसिड्स भी सबको पता है जिसमें H+ आयन प्रेजेंट होता है. तो मेटल्स की अगर रिएक्शन एसिड से कर दे तो क्या होता है? देखो, मेटल्स जनरली तो देखो अगर एसिड से रिएक्ट करते हैं तो सबसे पहली चीज आपको बहुत बार मैंने बताई है कि वो क्या डिस्प्लेस करेंगे? हाइड्रोजन, करेक्ट. मेटल्स अगर हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करते हैं, एक्टिव मेटल्स तो बहुत अच्छी तरीके से हाइड्रोजन इवॉल्व करेंगे, और कुछ मेटल्स हाँ ऐसे भी है जो नहीं करेंगे. ये सब कुछ डिपेंड करता है हमारे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, या जिसको हम लोग बोलते हैं रिएक्टिविटी सीरीज. अगर रिएक्टिविटी सीरीज हमको पता है तो हमको पता है कौन से मेटल कब हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करेगा, कभी करेगा कभी नहीं करेगा, ठीक? कभी जल्दी करेगा कभी धीरे करेगा, राइट? तो ये क्या है? ये हमारे रिएक्टिविटी सीरीज से हमको पता चलता है कि मेटल हाइड्रोजन को कैसे डिस्प्लेस करेगा इन एन एसिड्स. जनरली हर एक बात ऐसे ही पता चलती है मेटल्स के बारे में, राइट? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, या जिसको आप रिएक्टिविटी सीरीज बोलते हो, अगर रिएक्टिविटी सीरीज हमको पता है तो फिर हम बता सकते हैं कि वो मेटल किसके साथ रिएक्ट करके क्या चीजें प्रोडक्ट बना रहा होगा, राइट? और वो जल्दी बनाएगा वो प्रोडक्ट या धीरे बनाएगा वो प्रोडक्ट, ये भी हमें पता चल जाता है. So metals usually react with acids and displace hydrogen from it. ये तो बहुत जनरल ट्रेंड है जो हमें हर बार पता है, हमने बहुत बार पढ़ा भी हुआ है, राइट? हर चैप्टर में अभी तक पढ़ते आ रहे हैं ये चीज कि मेटल्स अगर रिएक्ट करेंगे एसिड्स के साथ तो दे विल डिस्प्लेस हाइड्रोजन गैस. ये रिएक्शन सारी कहाँ पे पढ़ी होंगी जो आज आप लोग यहाँ पे इस वाले में, इसमें कई रिएक्शंस ऐसी होंगी जो आपने कहाँ पढ़ी होंगी? एसिड बेसिस सॉल्ट्स में. तो एसिड्स जब मैंने आपको पढ़ाया था तो मैंने ये सब बातें आपको बहुत बार बताई हैं, ठीक है? सो the less reactive metals do not displace hydrogen gas. जो भी मैंने आपको बोला, अगर कोई less reactive metal है, यानी कि वो ज्यादा रिएक्ट नहीं कर सकता, रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे आता है, तो वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं करता है एसिड्स में से. अगर हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करना है एसिड से, सो द मेटल शुड बी मोर रिएक्टिव, ठीक है? वो कहां पोजीशन होना चाहिए उसके इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में? ऊपर पोजीशन होनी चाहिए, हाइड्रोजन से कई ज्यादा ऊपर, ठीक? हाइड्रोजन के नीचे वाले ये काम नहीं कर पाएंगे जल्दी. The rate of reaction between a metal and an acid depends on the electropositivity of metal. क्या मतलब है? अभी अभी मैंने आपको बताया, कुछ रिएक्शन होती हैं जो बहुत जल्दी हो जाएंगी, कुछ होगी मेटल के साथ रिएक्शन जो धीरे धीरे हो रही होगी, कुछ बहुत ज्यादा टाइम लेगा, प्रोलॉन्ग हीटिंग पे होगा, तो कुछ एकदम इनिशियली हो जाएगा. तो ये किस पे डिपेंड कर रहा है? ये डिपेंड कर रहा है मेटल की इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी पे. मतलब मेटल्स जो है वो इलेक्ट्रॉन लूज करता है, हमको पता है. तो वो इलेक्ट्रॉन कितने अच्छे से लूज कर रहा है, देखो अगर उसका साइज बड़ा है तो वो आसानी से करेगा, छोटा है साइज तो धीरे करेगा, राइट? तो जैसे अगर साइज बड़ा है तो दैट मीन्स कि न्यूक्लियर चार्ज जो है वो ज्यादा फोर्स लगा रहा है इलेक्ट्रॉन पे, करेक्ट? अगर एटम का साइज छोटा है तो मतलब न्यूक्लियर चार्ज जो है वो ज्यादा लगा रहा है इलेक्ट्रॉन पे फोर्स, और साइज अगर बड़ा है एटम का तो वो न्यूक्लियर चार्ज जो है वो दूर है इलेक्ट्रॉन से, तो वो कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा पाएगा. यही होता है, तो इसी वजह से ये कहानी होती है. सो बेसिकली जो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, मतलब उस पर पॉजिटिव चार्ज बहुत ज्यादा है, तो वो कैसा है? हमारा अच्छा मेटल है. सिंपली वो ज्यादा अच्छे से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है तभी उस पर चार्ज ज्यादा अच्छा आएगा. तो यही बात होती है. तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव जो ज्यादा मेटल है वो क्या कर सकता है? वो डिपेंड करता है, तो जो भी मेटल है वो रिएक्ट किस तरीके से करेगा, कितनी स्पीड, रेट मतलब बेटा स्पीड होगा यहाँ पे, ठीक है? रेट डिनोट कर रहा है कितने टाइम पीरियड में, कितने डिस्टेंस से वो चल रहा है, तो कितना ज्यादा फास्ट रिएक्शन हो रही है, यू कैन से, बिटवीन अ मेटल एंड एन एसिड डिपेंड्स ऑन द इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ऑफ मेटल. तो ये डिपेंड करेगा इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी पे.
अगर कोई मेटल मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, मतलब बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, कोई एक ऐसा मेटल है जो बहुत बढ़िया इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल है, तो वो रिएक्ट करेगा एसिड के साथ बहुत जल्दी। और अगर कोई लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव है तो वो धीरे धीरे रिएक्ट करेगा। मतलब क्या है इस बात का, मतलब अगेन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पे आते हैं, सॉरी रिएक्टिविटी सीरीज पे आते हैं। अगर आप रिएक्टिविटी सीरीज देखोगे तो जो नीचे वाले एलिमेंट्स हैं वो कैसे हैं, लेस रिएक्टिव है। जो लेस रिएक्टिव वाले एलिमेंट्स हैं वो हमारे जो मेटल्स हैं, मतलब वो हमारे एसिड्स के साथ रिएक्ट करेंगे तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। मतलब वो रिएक्शन हो सकती है, देखो जो एकदम ही नीचे आते हैं उनके साथ तो रिएक्शन नहीं पॉसिबल होती है, ये चीज याद रखना, ठीक है। जो एकदम नीचे आ रहे हैं मेटल्स केमिकल सीरीज में, रिएक्टिविटी सीरीज में, वो तो रिएक्ट ही नहीं करेंगे, वो तो एकदम, क्योंकि उनके अंदर बिल्कुल भी पॉजिटिव कैरेक्टर ज्यादा अच्छा नहीं होता है, ठीक। लेकिन जो सबसे ऊपर आते हैं वो बहुत बढ़िया रिएक्ट करते हैं क्योंकि उनमें रिएक्टिविटी ज्यादा है। लेकिन जो सेंटर वाले आ जाते हैं ना, वो कुछ कुछ रिएक्ट करते हैं लेकिन धीरे धीरे करते हैं। तो ऐसे आप कह सकते हो कि जो ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है वो रैपिडली रिएक्ट करेगा, बहुत तेज रिएक्ट करेगा एज कंपेयर टू द लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल। क्लियर है ये चीज? ओके। देन सोडियम, अगर हम सोडियम की बात करें, अब जनरली कुछ बातें करते हैं कि कैसे मेटल्स होते हैं और किस तरीके से वो रिएक्ट करेंगे एसिड के साथ, तो हाइड्रोजन कब निकलेगी कब नहीं निकलेगी। तो बात करते हैं पहले सोडियम की। आपको पता है सोडियम कहाँ आता है, बहुत ऊपर आता है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, सेकंड थर्ड पोजीशन में लाया करता है सोडियम, राइट। कई बुक्स में सेकंड दिया रहता है, एक्चुअली में सेकंड थर्ड मैंने इसलिए बोला क्योंकि ये बड़ा कंफ्यूजन होता है लोगों को। ये कई जगह पे सेकंड भी दिया रहता है, कई जगह पे थर्ड दिया रहता है। इसकी और कैल्शियम की अराउंड एक जैसी होती है इलेक्ट्रो रिएक्टिविटी, सो इसको वो नहीं कह सकते, चलो ठीक है, आपके में जहां भी लिखा हो आप उसके अकॉर्डिंग समझो। लेकिन आता कहाँ है, बहुत ऊपर आता है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, आता तो ये ऊपर है। तो मतलब ये कैसा होगा, बहुत बढ़िया इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल होगा। बढ़िया इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल का क्या मतलब है, मतलब ये तुरंत हाइड्रोजन गैस को इवॉल्व करेगा। जो हाइड्रोजन निकलेगा एसिड से वो बहुत रैपिडली निकलेगा, रिएक्शन फास्ट होगी, ठीक है। तो चलो करके देखते हैं ये रिएक्शन क्या होगा यहाँ पे। सो बेसिकली अगर सोडियम को हमने रिएक्ट कराया विथ HCl, सोडियम को हमने रिएक्ट कराया विथ HCl, सबको पता है यहाँ पे क्या होगा, इस पे नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव, इस पे पॉजिटिव, ये चार्ज है, तो सोडियम क्लोराइड तो बनेगा ही बनेगा, NaCl विच इज द सॉल्ट हियर, राइट। साथ में क्या बनेगी, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। तो ये जो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी, ये रिएक्शन कैसी होगी, बहुत ज्यादा फास्ट रिएक्शन होगी। दिस इज अ फास्ट रिएक्शन, ठीक है। ऐसा क्यों है, फास्ट रिएक्शन क्यों है, ये रिएक्शन इतनी बढ़िया क्यों है, क्योंकि सोडियम जो है वो क्या है, वो है हमारा मोर रिएक्टिव, या फिर आप इसको बोल सकते हो कि इट इज हाईली रिएक्टिव, ठीक है। वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, मोर तो मत लिखो, चलो अच्छा कंपेयर तो अभी नहीं कर रहे, कंपेयर अभी एंड में करेंगे तब लिख देंगे, ठीक है। तो रिएक्टिव है, और कैसा रिएक्टिव है, हाईली रिएक्टिव है, ठीक है। तो इसीलिए ये कहानी हुई है, क्लियर हुई। तो हाइड्रोजन गैस डिस्प्लेस हो गई, या हाइड्रोजन बाहर निकल के आ गया एसिड में से, क्योंकि जो हमने अपना मेटल लिया है बहुत बढ़िया रिएक्टिव मेटल है, अच्छे से रिएक्ट करेगा, बहुत अच्छा इलेक्ट्रो पॉजिटिव मेटल है कह लो। देखो एक ही बात है, आप इलेक्ट्रो पॉजिटिव बढ़िया बोलो चाहे आप रिएक्टिव बढ़िया बोलो, दोनों एक ही चीज है, ठीक, मतलब कहीं ना कहीं एक ही बात लगेगी वो। सो बेसिकली ये कहानी यहाँ पे होती है। सो देख लेते हैं क्या लिखा है, सोडियम रिएक्ट्स विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये जो एसिड हमने डाइल्यूट फॉर्म में लिया है इसके साथ ये रिएक्ट करता है विगरसली, बहुत बढ़िया, बहुत तेजी से, टू फॉर्म सोडियम क्लोराइड एंड हाइड्रोजन गैस। दिस इज बिकॉज सोडियम मेटल इज हाईली रिएक्टिव। क्यों होती है ये कहानी, बिकॉज सोडियम इज हाईली रिएक्टिव। इज दिस थिंग क्लियर? ओके। अब बात करते हैं मैग्नीशियम की। तो अगर हम मैग्नीशियम की बात करें तो कहानी तो कहीं ना कहीं सेम होगी, देखो यही एसिड ले रहे हैं, तो अगर हम मैग्नीशियम को देखें तो कहानी तो कहीं ना कहीं कैसी होगी, सेम होगी, क्योंकि मैग्नीशियम इज ऑल्सो अ गुड रिएक्टिव मेटल, या राइट, इट इज ऑल्सो अ रिएक्टिव मेटल। तो यहाँ पे कहानी क्या होगी भाई, यहाँ पे प्रोडक्ट तो सेम बनेगा, MgCl2 सॉल्ट बन जाएगा और H2 बाहर आ जाएगी, तो ये कहानी तो सेम है। लेकिन ये जो मैग्नीशियम है, देखो मैग्नीशियम भी बढ़िया रिएक्टिव होता है, नो डाउट, लेकिन कंपेयर करो जरा सोडियम मैग्नीशियम को, तो फिर तो ये कम रिएक्टिव हो गया, क्योंकि मैग्नीशियम लेस रिएक्टिव होता है देन सोडियम। तो ये रिएक्शन उतनी फास्ट तो नहीं होगी जितनी ये हुई है, तो इसके कंपैरिजन में ये रिएक्शन स्लो हो जाती है, मतलब ठीक ठाक फास्ट होती है, बट सोडियम से कंपेयर करोगे तो बहुत स्लो लगेगी देखने में, क्लियर है। सो बेसिकली ये जो रिएक्शन है कैसी रिएक्शन, इट इज क्वाइट स्लो, इट इज क्वाइट स्लो।
सो देन ये हमने देखी मैग्नीशियम की रिएक्शन। अब रीड करते हैं क्या लिखा है। मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद, हाँ अगेन ये डाइल्यूट फॉर्म में ले लेना, भूल जा रही हूँ मैं लिखना। मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्वाइट रैपिडली, देखो यही चीज लिखी है ना, तेजी से करता है, बट मच लेस विग्रेसली दैन डज सोडियम। एज आई टोल्ड यू, कहानी यही है कि कहते हैं ना कि फॉर एग्जाम्पल कोई इंसान बहुत स्ट्रांग है, फॉर एग्जाम्पल आप फर्स्ट आते हो अपनी क्लास में, तो आप फर्स्ट आ रहे हो किसके बीच में, फॉर एग्जाम्पल आपके यहाँ कुछ 50 की स्ट्रेंथ है, ठीक, मान लो 50 की स्ट्रेंथ में आप फर्स्ट आ रहे हो, आप 500 स्टूडेंट से आपका एग्जाम ले लें, तो क्या जरूरी है कि आप ही फर्स्ट आओगे? बिल्कुल प्रोबेबिलिटी है, लेकिन अब प्रोबेबिलिटी कम हो गई, क्योंकि पहले 50 लोगों से कंपटीशन था, अब कंपटीशन किससे हो रहा है, 500 लोगों से हो रहा है। आप अपने घर पे बैठ के पढ़ रहे हो ट्यूशन किसी एक पर्सन से, तो आप वो बोलेंगे कि हाँ भाई आप बेस्ट हो, कब तक, जब तक उनको और 4 आप जैसे बच्चे नहीं मिल जाएंगे, कहते हैं ना। तो आप बेस्ट कब हो, जब आप कंपेयर कम लोगों से कर रहे हो। आप जहां जहां ज्यादा लोगों से कंपेयर करोगे तो वो क्वालिटी थोड़ी सी कम होती जाती है, राइट। इसी तरीके से यहाँ पे होता है, मैग्नीशियम बढ़िया रिएक्शन कर रहा है, मैग्नीशियम का टाइम भी बढ़िया है, ऐसा नहीं है कि बहुत स्लो कर रहा है, वो भी फास्ट कर रहा है, लेकिन कंपेयर कर लेंगे अगर सोडियम से तो धीरे हो जाएगी ये रिएक्शन, ठीक है। तो अगर एग्जाम में केवल मैग्नीशियम बोला जाए कि फास्ट रिएक्शन है स्लो, तो फास्ट लिखना है, लेकिन अगर कंपैरिजन करेंगे सोडियम से तो फिर ये स्लो है, क्लियर है। सो डज सोडियम टू फॉर्म मैग्नीशियम क्लोराइड एंड हाइड्रोजन, जो बन गया, दिस शोज दैट मैग्नीशियम इज लेस रिएक्टिव देन सोडियम। तो यहां से हमको ये कहानी तो क्लियर है कि जो मैग्नीशियम है हमारा वो रिएक्टिव है, लेकिन एज कंपेयर टू सोडियम इट इज लेस रिएक्टिव, क्लियर। ओके, टेक द स्क्रीनशॉट इफ यू वांट, क्योंकि रिएक्शन लिखी हुई है। हो गया ना, चलो नेक्स्ट इक्वेशन में आते हैं, नेक्स्ट स्लाइड। अगर हम जिंक की बात करें, अब आपको भी पता है सोडियम सबसे पहले आता है, देन उसके कहीं मैग्नीशियम आता है, देन कहीं जिंक आता है, तो जिंक तो नीचे हो गया। अब आप समझ सकते हो रिएक्शन कैसी होगी, आपके दिमाग में आ जाना चाहिए रिएक्शन कैसे हो रही है, बाकी मैं लिख देती हूँ। तो अगेन जिंक को रिएक्ट कराते हैं डाइल्यूट HCl के साथ, ठीक है, अब लिख दे रही हूँ HCl जो है वो डाइल्यूट फॉर्म में, तो ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा ZnCl2 और साथ में H2। भाई ये कहानी तो सेम होनी है, राइट, क्योंकि ये हमारा एक मेटल है, राइट, इस पे पॉजिटिव सॉरी नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, ये तो है, कहानी तो सेम रहेगी यहाँ पे भी। और ये कैसा है, ये भी एक रिएक्टिव मेटल है, ये कैसा है, रिएक्टिव मेटल है, या एक्टिव मेटल भी आप बोल सकते हो, बट ये रिएक्शन कैसी होगी, ये रिएक्शन स्लो होगी। कैसी रिएक्शन होगी, स्लो होगी। अब क्या मैम बहुत स्लो होगी, बहुत तो नहीं लेकिन ठीक ठाक, लेकिन अगेन कंपेयर करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग तो बहुत स्लो होगी। तो देखो, जिंक रिएक्ट्स विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू प्रोड्यूस जिंक क्लोराइड, टू प्रोड्यूस जिंक क्लोराइड एंड हाइड्रोजन, जो लिख दिया, बट द रेट ऑफ दिस रिएक्शन इज स्लोअर देन दैट विद मैग्नीशियम। अब इसको आप मैग्नीशियम से कंपेयर करो, देखो सोडियम के अगर कंपेयर करने लगोगे, कर सकते हो, तो उससे तो बहुत ही स्लो हो जाएगी, राइट, सोडियम तो मैग्नीशियम से भी ज्यादा फास्ट है। तो अगर जिंक को कंपैरिजन करोगे तो ये सोडियम में तो बहुत ही स्लो बोली जाएगी, मैग्नीशियम में देखोगे तो कुछ हद तक कम हो जाएगी उसके अकॉर्डिंग। सो लेस रिएक्टिव मेटल देन मैग्नीशियम, रिएक्टिविटी सीरीज में मैग्नीशियम से नीचे आता है ये कहीं पे, तो इसीलिए हम बोलेंगे कि ये लेस रिएक्टिव है। सो हेंस जिंक इज लेस रिएक्टिव, दिस इज द रीजन कि जो हमारा जिंक है ये लेस रिएक्टिव है। क्या ये बात क्लियर है? ओके अब अगर बात करें कॉपर की, देखो हमने सोडियम पढ़ा, फिर हमने मैग्नीशियम पढ़ा, हमने देखा सोडियम सबसे फास्ट, देन आता है हमारा मैग्नीशियम, देन आ रहा था हमारा कौन सा वाला और पढ़ा है, सोडियम मैग्नीशियम जिंक, सोडियम सबसे फास्ट, देन मैग्नीशियम, देन जिंक। अब आते हैं कॉपर पे, कॉपर कहाँ लाया करता है, कॉपर जिंक के भी नीचे लाया करता है, रिएक्टिविटी सीरीज में जो हमारा कॉपर है वो जिंक के भी नीचे लाया करता है। अब सोचो जब जिंक स्लो थी तो कॉपर का क्या हाल होगा, तो कॉपर का हाल यहाँ पे ये होता है कि कॉपर रिएक्ट ही नहीं करेगा एसिड के साथ, ये रिएक्ट करके कोई प्रोडक्ट नहीं बनाएगा, बिकॉज इट इज वेरी लेस रिएक्टिव। ये मतलब समझ में आ रहा है ना हो क्या रहा है, देखो मैं कहानी समझाती हूँ इसकी। एसिड है बीच में, एसिड में एक H+ होता है और एक कोई नेगेटिव आयन होता है, राइट, पॉजिटिव H+ होता है और एक नेगेटिव होता है। मेटल को यहाँ पे करना क्या है, अगर मेटल को मैं बोल रही हूँ रिएक्ट करा रही हूँ एसिड के साथ, तो करना क्या है मेटल को, मेटल को हाइड्रोजन को बाहर निकाल देना है और खुद उसकी जगह ले लेनी है। तो अब मैं आपसे बोलूं कि आपको किसी सीट पे बैठना है, तो उस पे बैठने के लिए जहां वो बैठा है पहले उसको हटाओ, तो आपको पावरफुल होना चाहिए ना एज कंपेयर टू जो वहां बैठा हुआ है, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। तो आपके अंदर इतनी ताकत होनी चाहिए कि आप उस पर्सन को हटा पाओ और खुद वहां बैठ पाओ। तो यहाँ पे मेटल के अंदर
पावर तो होनी चाहिए ना, मेटल स्ट्रांग होना चाहिए, एक्टिव मेटल होना चाहिए। अगर उसके अंदर ताकत ही नहीं है तो वो क्यों हटा पाएगा? मतलब वो अगर जिसको उसको खींच के बाहर हटाना है वो उसको हटा ही नहीं सकता, क्योंकि उसके अंदर तो पावर ही नहीं है। तो क्या ये रिएक्शन होगी? होगी ही नहीं रिएक्शन। अगर आपके पास थोड़ी थोड़ी पावर है तो आप थोड़ा टाइम लगाओगे लेकिन हटा दोगे, तो उससे ज्यादा पावर है तो थोड़ा सा कम टाइम लगाओगे, और एकदम बहुत ज्यादा पावर है तो तुरंत हटा के बैठ जाओगे। करना नहीं ऐसा, ऐसा नहीं करते हैं फिलहाल। तो ये कहानी होती है ना, यहाँ पे भी यही कहानी है, मेटल को हाइड्रोजन को हटाना है, खुद बैठना है, यही कहानी है केवल। तो बस यही हो रहा है। कॉपर की बात करें तो अगर हम कॉपर को रिएक्ट करा दें HCl के साथ तो देयर विल बी नो प्रोडक्ट फॉर्म्ड, नो प्रोडक्ट, कोई प्रोडक्ट नहीं बनेगा। रीजन बीइंग इट इज वेरी लेस रिएक्टिव, वेरी लेस रिएक्टिव, रिएक्टिव। ठीक, एक्चुअली में ये पता है इतना लेस रिएक्टिव होता है कि हाइड्रोजन से भी लेस होता है। मतलब सोचो रिएक्टिविटी सीरीज में जब हाइड्रोजन आता है उसके भी नीचे कॉपर आ रहा होता है। इसको निकालना है किसको है? हाइड्रोजन को। कॉपर का काम है एसिड में से हाइड्रोजन निकालो, लेकिन हाइड्रोजन उससे ज्यादा स्ट्रांग हो गया तो उस टाइम पे क्या बोलेंगे हम? इफ इन केस अगर ऐसा है, वैसे आप इसको इससे नहीं समझोगे, आपको तो बेसिकली इससे मतलब नहीं है, ये तो चलो मैंने बोल दिया क्योंकि होता है ऐसा, बट स्टिल आपको इससे मतलब नहीं, आपको मतलब तो फिलहाल सिर्फ और सिर्फ कंपैरिजन से है। जो आप मेटल्स देखोगे उनको कंपेयर करना है। तो हमने देखा कि ये जो कॉपर है ये तो रिएक्शन नहीं करेगा। चलो देखते हैं क्या लिखा है। कॉपर डज नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट HCl एसिड, दिस शोज दैट कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन जिंक। क्योंकि यहाँ पे सिर्फ आपको कंपैरिजन पढ़ना है तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। सो बेसिकली नीचे आते आते हमें पता है कि रिएक्टिव जो मेटल होते हैं वो कम होते जाते हैं। मतलब नीचे आते आते मेटल्स की रिएक्टिविटी डिक्रीज करती है, राइट। मेटल्स की रिएक्टिविटी डिक्रीज करती है मतलब कि ऊपर वाले मेटल्स स्ट्रांग होते हैं, बढ़िया रिएक्टिव होते हैं, और जो सबसे नीचे मेटल्स होते हैं वो सबसे कम रिएक्टिव होते हैं। अभी आपको मैंने बताया हाइड्रोजन के भी नीचे आता है कॉपर, मतलब कॉपर लेस रिएक्टिव है, तो ये फेक कैसे पाएगा हाइड्रोजन को? ये तो कुछ भी नहीं कर पाएगा क्योंकि उसके उसके भी नीचे आता है, मतलब जो बैठा है वो ज्यादा पावरफुल है, तो आपकी हिम्मत नहीं है, फिर वो आपको हटा देगा, ठीक है। तो यहाँ पे यही कहानी है, तो ये कहानी होगी ही नहीं आगे। तो ये पूरी रिएक्शन है। तो हमने अभी जो पढ़ा उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें, हमने 4 मेटल्स के बारे में पढ़ा, सोडियम, मैग्नीशियम, जिंक, कॉपर। क्या हमने यही 4 पढ़े? इनकी रिएक्टिविटी के अकॉर्डिंग बात करें HCl के अकॉर्डिंग तो सबसे फास्ट सोडियम में रिएक्शन होगी, देन मैग्नीशियम एंड देन जिंक, ठीक है। तो ये फास्टेस्ट होगा और ये वाला स्लोएस्ट होगा और ये वाला होगा ही नहीं। तो ये कहानी हमने देखी है। इज दिस थिंग क्लियर? टेक द स्क्रीनशॉट। देन मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। द रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ मेटल विद एन एसिड आल्सो डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ एसिड। बिल्कुल भाई हो सकता है। देखो अभी हम HCl से कंपेयर, अभी हम सिर्फ HCl ले रहे थे तो ठीक है भाई, HCl के बारे में देखा तो मेटल्स को देख लिया कि मेटल्स के नेचर पे क्या फर्क पड़ रहा है। अगर हम एसिड्स को ही कंपेयर करने लगे, कुछ एसिड स्ट्रांग होते हैं, कुछ एसिड बहुत वीक होते हैं, ये सब हमने पढ़ा हुआ है। तो जो स्ट्रांग एसिड है भाई वहां पे भी कहानी ऐसी होगी, स्ट्रांग एसिड बढ़िया रिएक्ट करेंगे, फास्ट रिएक्शन देंगे। वीक एसिड धीरे धीरे रिएक्ट करेंगे और स्लो रिएक्शन हो जाएगी हमारी। क्लियर है? तो कहानी तो रहने वाली है थोड़ी थोड़ी सेम, बट जो एसिड है उस पर डिपेंड करेगा। तो अगर एल्यूमिनियम को हम रिएक्ट करा दें, जस्ट अ सेकेंड, आगे जगह है या नहीं? नहीं है, चलो यहीं पे करना पड़ेगा। सो अगर हम एल्यूमिनियम को रिएक्ट करा दें डाइल्यूट एसिड के साथ तो देखो एंड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ एट अ रीजनेबल फास्ट रिएक्शन होती है। तो अगर हम एसिड्स की बात करें तो सल्फ्यूरिक एसिड और जो हमारा HCl एसिड होते हैं दोनों स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, आपने पढ़ा होगा। तो अगर मैं बोलूं एल्यूमिनियम को रिएक्ट करा दो, एल्यूमिनियम को रिएक्ट करा दो HCl के साथ तो क्या बनेगा? AgCl3 साथ में H2 गैस निकलेगी। करेक्ट। कहानी कैसी होगी? फास्ट कहानी होगी, बढ़िया रिएक्शन होगी, तेजी से। ठीक, इसी में हम बोलते हैं Al प्लस H2SO4। अगेन कैसा है? एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, क्या बनेगा? Al2SO4 होल थ्राइस प्लस H2। कहानी कैसी होगी? फास्ट होगी। क्यों हो रही है ये कहानी? मेटल तो दोनों में सेम लिया है हमने, तो कहानी में चेंज किसकी वजह से आएगा? एसिड की वजह से। दोनों के दोनों कैसे हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड है तो कोई चेंज आया ही नहीं, क्योंकि ये दोनों स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो ये जो दोनों रिएक्शन है इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, रिएक्शन एकदम फास्ट रिएक्शन होगी, बढ़िया रिएक्शन होगी। तो ये कैसे एसिड्स हैं? क्योंकि ये हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड है, इसीलिए ये कहानी जो हुई ये
फास्ट कहानी, फास्ट कहानी बढ़िया हुई, ठीक है, तेजी से हुई। अगर हम इसी एल्यूमिनियम को रिएक्ट करा दे किसी वीक एसिड के साथ, सोचो तो क्या होगा। तो ये कहानी थोड़ी सी उल्टी हो जाएगी। अगर हम फॉस्फोरिक एसिड, एसिटिक एसिड, सिट्रिक एसिड, कोई भी ऐसा एसिड ले ले जो बहुत वीक एसिड होता है, तो उसके साथ ये कहानी उल्टी हो जाएगी। मतलब एल्यूमिनियम तो सेम रहेगा, मेटल तो हमारा वही है, लेकिन यही एल्यूमिनियम हर अलग अलग एसिड के साथ अलग अलग स्पीड रखेगा। जैसे फास्ट, अगर कोई स्ट्रॉन्ग एसिड है तो उससे हाइड्रोजन जल्दी निकलेगा, तो ये कहानी जल्दी होगी। कोई वीक एसिड है तो बहुत देर में हाइड्रोजन निकलेगा। ठीक, पहले ये दोनों रिएक्शन लिखो, तो फिर मैं यहीं पे लिख दूं, क्योंकि आगे वाले में तो जगह है नहीं। या ऐसा करते हैं, नेक्स्ट पेज में लिख देते हैं, चलो नेक्स्ट पेज में यहाँ पे लिख देते हैं। चलो, सो हमने क्या किया, पहले एल्यूमिनियम को रिएक्ट कराया सबसे पहले HCl के साथ। तो हमने देखा ये क्या बना, AlCl3 प्लस H2। रिएक्शन कैसी थी, फास्ट रिएक्शन थी। फास्ट होने का रीजन क्या था, दिस इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है, तो ये कहानी थी, ये हमारी पहली रिएक्शन। सेकेंड रिएक्शन जरा एक स्लो वाले से देखते हैं। तो अगर चलो वही ले लेते हैं, फॉस्फोरिक एसिड H2PO3। ठीक है, अब अगर हमने H2PO3 वाला एसिड ले लिया, फॉस्फोरिक एसिड H3PO4, फॉस्फोरिक नहीं, फॉस्फोरस, ठीक है, ये वाला एसिड लेते हैं H2PO4। अब क्या होगा, AlPO4 बनेगा, सिंपल सी बात है, प्लस साथ में H2 निकलेगी। रिएक्शन हुई पर कैसी होगी, स्लो। ठीक है, मतलब अगर आप इसको कंपेयर करोगे ऊपर वाली रिएक्शन से, तो ये कैसी हो जाएगी, स्लो हो जाएगी। ठीक, जरा थर्ड वाली रिएक्शन देखते हैं, एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड सबको पता है ना क्या है, तो Al के साथ रिएक्ट कराओ जरा, CH3COOH, ये वाला। इसमें सबको पता है ना, देखो यहाँ पे PO4 नेगेटिव था, H पॉजिटिव था, Al पॉजिटिव था, Al पॉजिटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव, ये याद रखना, CH3COO नेगेटिव और H पॉजिटिव, ये ऐसे बनता है। ठीक है, इसके रिएक्शन देखोगे तो ये बनेगा Al CH3COO होल थ्राइस प्लस H2। देखो बेटा, कंपाउंड बनाने में दिक्कत नहीं आनी चाहिए आपको, ठीक है। क्या है ये, सिंपल है, CH3COO पे एक नेगेटिव चार्ज होता है, Al पे 3 पॉजिटिव चार्ज होता है। तो अगर आप इसको करोगे कंपेयर, तो AlCH3COO, यहाँ पे -1, यहाँ पे +3, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो इस पे पूरे पे 3 वाला चार्ज आएगा, इस पे पूरे पे 1 आएगा नीचे, तो इसीलिए ये कहानी की है। ठीक है, सो यहां से हमने देखा कि अगर हम इसको वीक एसिड के साथ करा दें तो क्या होगा, तो ये स्लोएस्ट होगी, बहुत ही ज्यादा धीरे हो जाएगी ये रिएक्शन। क्यों, बिकॉज दिस इज अ वेरी वीक एसिड, बिकॉज दिस इज अ वेरी वीक एसिड। सो दिस इज द रीजन कि जहां पे फास्ट रिएक्शन हो रही है, मतलब एसिड स्ट्रॉन्ग है। अगर मेटल आप सेम कर दो, मेटल पे भी डिपेंड करेगा और एसिड पे भी डिपेंड करेगा, दोनों के नेचर पे ये कहानी डिपेंड कर रही होती है, इन शॉर्ट। ठीक है, नोट इट डाउन। आप बैलेंस कर लेना रिएक्शन को, ये बैलेंस्ड नहीं है, यू कैन बैलेंस इट। ठीक है, मेन आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, बैलेंस कर लेना खुद से आप। ओके, आगे बढ़ जाएगा, ये चीज समझ में आ गई सबको। ठीक है, नेक्स्ट, डिस्प्लेसमेंट ऑफ मेटल्स फ्रॉम दियर सॉल्ट सॉल्यूशन। अभी हम किससे कर रहे थे, एसिड से। अब किससे करना है, सॉल्ट वाले सॉल्यूशन से। मतलब कोई सॉल्ट है, सॉल्ट सबको पता है ना क्या होता है, देखो ये सब पता होना चाहिए, अभी सॉल्ट ही नहीं पता तो ये क्या फायदा है इसका। तो सॉल्ट क्या होता है, सॉल्ट वो कंपाउंड होता है जिसमें पॉजिटिव एक चीज होती है, एक नेगेटिव एलिमेंट होता है, लेकिन पॉजिटिव में H प्लस नहीं होना चाहिए और नेगेटिव में OH नेगेटिव नहीं होना चाहिए, तो वो हमारा सॉल्ट कहलाता है। क्लियर है। सो कोई भी मेटल को अगर हम लेके आएंगे, any metal contact in contact with a solution containing the ions of less electropositive metal can replace less electropositive metal। मतलब क्या है इसका, जो लेस रिएक्टिव है वो क्या करेगा, वो रिप्लेस कर देगा जो मोर रिएक्टिव है, बल्कि चलो ठीक है, जो लेस रिएक्टिव है वो रिप्लेस कर देगा लेस रिएक्टिव मेटल को। अभी इसको रिएक्शन से समझाएंगे तभी आपको समझ में आने वाला है। जो मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल है, अगर ऐसी कहानी हुई कि लेस वाले ने लेस को ही रिप्लेस कर दिया, सो आयंस ऑफ द मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स आर प्रोड्यूस्ड। बहुत पॉजिटिव इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल के आयंस बन के आ जाएंगे और लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव वाला मेटल जो है वो डिपॉजिट हो जाएगा। मतलब उसके क्या बन जाएंगे, प्रेसिपिटेट। डिपॉजिटेड मतलब पता है ना सबको, बहुत बार बताया, डिपॉजिट हो जा रहा है, प्रेसिपिटेट बन रहे हैं, लेफ्ट ओवर पार्टिकल्स हो जा रहे हैं उसके। ठीक है, तो ये चीज समझ लो, देख लो, इसको स्क्रीनशॉट लेना हो ले लो।
आगे बढ़ जाए। देन अगर हम जिंक का, चलो हम यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख देती हूँ Zn प्लस, क्योंकि ये रिएक्शन आपने बहुत बार देखी हुई है, CuSO4। तो यहाँ पे क्या होगा, बेसिकली यहाँ पे ये जो जिंक है, अगर आपने जिंक के मेटल को डिप कर दिया सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, ये कॉपर सल्फेट यहाँ पे एज अ सॉल्ट वर्क करेगा ना, बिल्कुल करेगा मैम, क्योंकि देखो इस पे पॉजिटिव है, इस पे नेगेटिव है, पॉजिटिव वाला H नहीं है, नेगेटिव वाला OH नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे ब्लू कलर के कॉपर सल्फेट आ जाएंगे ग्रेजुअली, द ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट ग्रेजुअली डिसअपियर्स एंड मेटालिक कॉपर दिस। क्या मतलब है समझाती हूँ मैं डायरेक्ट। बहुत बार मेरे मुंह से सुना होगा कॉपर का कलर ब्लू होता है, सुना है ना सबने, सुना होगा। सो बेसिकली इनिशियली ये जो कॉपर होता है इट इज ऑफ ब्लू कलर। ये रिएक्शन आज हम लोग 5वीं बार पढ़ रहे होंगे, 5th टाइम अभी तक जब से हम लोगों ने ये स्टार्ट किया है, ठीक है। सो ये रिएक्शन बहुत ज्यादा हर बार हर जगह आ जाएगी। सबको पता है कि जिंक ज्यादा जिंक ज्यादा रिएक्टिव है या फिर, ओके ओके ओके, कौन सा था ये, हाँ, तो जिंक ज्यादा हमारा रिएक्टिव होता है या फिर कॉपर, कॉपर ज्यादा रिएक्टिव होता है जिंक, सोचो सोचो, जिंक, क्योंकि जिंक ऊपर आता है कॉपर नीचे आता है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, तो होगा क्या, ये मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, दिस इज मोर रिएक्टिव और यू कैन से मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, ठीक है। ये क्या है, इसके अकॉर्डिंग लेस, ठीक, ये वाला मोर है तो ये वाला लेस है, तो डिस्प्लेसमेंट होगा, जिंक सल्फेट बनेगा ZnSO4, साथ में कॉपर, और कॉपर के प्रेसिपिटेट आएंगे। अब ये जो कॉपर का प्रेसिपिटेट है, ये कॉपर इनिशियली ब्लू कलर दे रहा था सल्फेट के साथ मिलके, क्योंकि सल्फेट का कोई कलर नहीं होता है और कॉपर ब्लू कलर का होता है, तो इनिशियली इस पूरे सॉल्यूशन पे ब्लू कलर आ रहा था, ठीक, सॉल्ट पे। लेकिन जब हमने प्रोडक्ट बनाया तो कौन सा कलर आया, कोई कलर नहीं आया। ये जो प्रेसिपिटेट है ये कॉपर बाहर बन के आ गया, लेकिन इसका कलर हट गया। So the blue color of copper sulfate gradually disappears of and metallic copper is deposited on the strip of zinc। तो जहां जिंक की आपने स्ट्रिप डाली थी उसमें कॉपर आके लग जाएगा, मतलब नीचे आता जाएगा और ये सारी चीजें होंगी, ठीक है। अगर यही रिएक्शन में हम जिंक की जगह ले लें गोल्ड, हम ले लें प्लैटिनम, हम ले लें सिल्वर, तो ये रिएक्शन होगी, बिल्कुल नहीं। गोल्ड सिल्वर प्लैटिनम ये सब कहाँ आते हैं, बहुत नीचे लाया करते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, अराउंड लेस लीस्ट रिएक्टिव, ना के बराबर रिएक्टिव होते हैं एकदम, बहुत लीस्ट, मतलब आप बोल दो नहीं ही है, मतलब बोलना ही नहीं है कि है, बहुत लीस्ट, एक दो ऐसी चीजें होंगी जिसको बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग फॉर्म में लेके जाओगे तभी ये करेंगे, वो आगे पढ़ाएंगे किसमें होता है, ठीक है। तो उसमें जाके ये चीजें रिएक्ट करती हैं, वरना रिएक्ट ही नहीं करती हैं। तो अगर यही चीज, अगर हम इसी में इफ वी डिप गोल्ड और प्लैटिनम इनटू कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, कॉपर इज नॉट डिस्प्लेस्ड, तो ये कॉपर डिस्प्लेस नहीं होता। क्यों, क्योंकि गोल्ड प्लैटिनम सिल्वर ये सब कैसे हैं, बहुत ज्यादा लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, लेस रिएक्टिव है कॉपर से, तो रिएक्शन होगी नहीं। मतलब मैं बोलूं आप गोल्ड ले लो प्लस CuSO4 ले लो, करो रिएक्शन, रिएक्शन होगी ही नहीं, आगे ही नहीं बढ़ेगी, कोई फायदा ही नहीं होगा, रिएक्शन में कुछ नहीं होने वाला। मैं बोलूं आप प्लैटिनम ले लो, रिएक्शन कर दो CuSO4 की, रिएक्शन नहीं होगी, ठीक। मैं बोलूं आपसे आप कौन सा था तीसरा वाला, सिल्वर, सिल्वर ले लो, लिखा नहीं है लेकिन सिल्वर भी यही होता है, CuSO4 ले लो, रिएक्शन करो, रिएक्शन नहीं होगी। रीजन बीइंग ऑल दीज थ्री मेटल्स आर वेरी लेस रिएक्टिव, राइट। गोल्ड का सामान पहन के हम कोई छोटी मोटी चीज उसमें गिर जाए तो क्या उसका कलर उतर जाता है, नहीं, क्यों, क्योंकि गोल्ड बहुत लेस रिएक्टिव है, रिएक्ट नहीं करता बहुत जल्दी। आर्टिफिशियल ज्वेलरी उसकी जगह पहनेंगे तो 2 दिन 2 महीने, इससे ज्यादा तो नहीं चलती है ना। तो इन शॉर्ट जो भी हमारे मेटल्स नीचे लाए करते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, उनके बारे में तो भूल जाओ कि वो रिएक्टिव होंगे, तो वो जल्दी रिएक्ट नहीं करते, बहुत रेयरली रिएक्ट करते हैं, ठीक है। टेक द स्क्रीनशॉट, ओके। नेक्स्ट, अगर हम आयरन को डिप कर दे कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में तो क्या होगा, आयरन, आयरन इज बेसिकली Fe, आयरन को अगर हम डिसॉल्व कर दें कॉपर सल्फेट, सबको पता है क्या होगा, आयरन ऊपर आता है कॉपर, या कॉपर ऊपर आता है, आयरन ऊपर आता है, तो यहाँ पे FeSO4 बन जाएगा, साथ में कॉपर नीचे प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेट बन के आ जाता है। क्लियर ये चीज। सो बेसिकली अगर हम इस चीज को देखें तो ये जो कॉपर आयरन था, अगर आयरन को डिप कर दिया कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में तो ब्लू कलर ऑफ सॉल्यूशन फेड्स अवे स्लोली। अगेन यही कहानी होगी, देखो वो कहानी वहां भी हुई थी यहाँ भी, क्योंकि प्रेसिपिटेट बन जा रहा है ना कॉपर के, तो इसका जो इनिशियली ब्लू कलर था वो हट जाएगा, ब्लू कलर यहाँ पे फेड हो जाएगा, ठीक है।
वाइल रेड प्रेसिपिटेट, हाँ ये भी मैंने आपको बताया कई बार कि ये रेड कलर के प्रेसिपिटेट पे बन जाएगा। ये रेड कलर किसका आ गया मैम, इस पे आप यही सोच रहे हो कि भाई ये रेड कलर जो आया है ये किसका आ गया, तो ये आयरन का रेड कलर होता है और वो कलर इस पे आ जाता है। ठीक है, तो आयरन का जो रेड कलर है वो उस पे चला जाता है और जो इनिशियली ब्लू कलर कॉपर शो कर रहा होता है खत्म हो जाता है। ठीक है, और ये जो FeSO4 बना इसके साथ भी कुछ होता है, इसके साथ क्या होता है, ये हो जाता है भाई ग्रीन कलर का। ठीक है, तो बेसिकली ये ग्रीन कलर का हो जाएगा, वो रेड कलर का निकलेगा, ब्लू कलर हट जाएगा यहाँ से। तो रीड कर लेते हैं, when a piece of iron is dipped into copper sulfate solution, the blue color of the solution fades slowly, धीरे धीरे होता है, while red precipitate of copper is deposited on the iron piece. Due to the formation of FeSO4, the solution becomes greenish in color. ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। नेक्स्ट है हमारा रिएक्शन विद क्लोरीन। अभी तक हम लोगों ने देख ली भाई बाकी सारी चीजें, क्लोरीन के साथ रिएक्शन देखते हैं। क्लोरीन के साथ रिएक्शन तो बड़ी आसान रिएक्शन है, क्योंकि हमारे मेटल्स क्लोरीन के साथ बहुत बढ़िया रिएक्ट कर सकते हैं। क्या रीजन है इसका, मेटल्स भाई पॉजिटिव अभी बताया, क्लोरीन नेगेटिव, तो सिंपल सी बात है, एक इलेक्ट्रॉन देना चाह रहा है, दूसरा इलेक्ट्रॉन लेना चाह रहा है, तो भाई देर किस बात की है, राइट। जब दोनों एक दूसरे के साथ राजी हैं तो क्या करेगा सामने वाला इंसान, जब एक को इलेक्ट्रॉन देना ही देना है, दूसरे को इलेक्ट्रॉन लेना ही लेना है, तो ये बढ़िया बॉन्ड बनाता है। बॉन्ड कैसा बनेगा, सोचो बताओ कैसा बॉन्ड बनेगा यहाँ पे। यार मैंने बहुत बार बताया है, अभी तुम लोग के मन में नहीं आना चाहिए कि कौन सा बॉन्ड बनेगा। जो पॉजिटिव है और जो नेगेटिव है, यानी कि दोनों आयंस हैं, आयंस है तो आयनिक बॉन्ड, सिंपल, या इलेक्ट्रोवैलेंट जिसको बोलते हो आप। ठीक है, तो मेटल्स कंबाइन करते हैं क्लोरीन के साथ और इलेक्ट्रोवैलेंट या फिर आयनिक बॉन्ड या आयनिक क्लोराइड्स मेटल्स बना लेते हैं। क्लियर है ये चीज। अब देखो होता क्यों है ये, क्योंकि मान लो मेटल है, मेटल का काम क्या है, मेटल क्या करेगा, मेटल तो सिंपल सा काम करता है कि वो लूज करता है इलेक्ट्रॉन्स को। ओके, मेटल्स क्या करता है, मेटल्स इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, मेटल का काम ही यही होता है। तो मान लो फॉर एग्जांपल एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, तो मेटल क्या बन जाएगा, x+1। मान लो 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए तो बन जाएगा x2+, यही कहानी होगी। क्लोरीन पे आते हैं, क्लोरीन से कंपैरिजन कर रहे हैं ना, तो चलो क्लोरीन को देखते हैं। क्लोरीन 2,8,7, मतलब 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटर मोस्ट शेल में, एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो ये क्या चाहेगा, हमेशा चाहेगा कि इसको एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए, तो ये Cl नेगेटिव बन जाए और स्टेबल हो जाए। तो ये एक जो है वो इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, मेटल्स जो है वो इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर रहे हैं, जो हमारे मेटल्स हैं वो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे हैं, जो हमारा क्लोरीन है वो इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है। तो इसीलिए इनके बीच में क्या बन जाएगा, इनके बीच में बन जाएगा बॉन्ड, और दो आयंस है तो आयनिक बॉन्ड। क्लियर है, बॉन्ड बनेगा, और क्योंकि आयंस के बीच में बॉन्ड है तो आयनिक बॉन्ड बनेगा। तो ये कहानी यहाँ पे हो रही होती है, एक पे देखो पॉजिटिव है, दूसरे पे नेगेटिव है, तो एक इलेक्ट्रॉन देना चाह रहा है, एक इलेक्ट्रॉन लेना चाह रहा है, ये कहानी इसलिए होती है। सो द मेटल एटम्स लूज इलेक्ट्रॉन्स एंड बिकम पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस। On the other hand, chlorine atoms receive electrons and becomes negatively charged ion. तो ये कहानी यहाँ पे होती है, एक पॉजिटिव आयन बन जाता है, एक नेगेटिव आयन बन जाता है। क्लियर है, तो ये होता है यहाँ पे। देन सोडियम की बात करते हैं। अगर सोडियम को क्लोरीन से रिएक्ट कराना है तो दुनिया गवाह है, कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि सोडियम बढ़िया मेटल है, क्लोरीन बढ़िया नॉन मेटल है, रिएक्शन बहुत बढ़िया होती है। एक को इलेक्ट्रॉन एक देना होता है, एक को इलेक्ट्रॉन एक लेना होता है। तो रिएक्शन होगी यहाँ पे, सोडियम रिएक्ट करता है, देखो सोडियम, चलो लिख लेते हैं क्या चाहता है कौन। सोडियम की बात करें तो हमारा भाई जो सोडियम है ये क्या चाहेंगे कि ये एक इलेक्ट्रॉन दे दें और ये सोडियम+1 बन जाए, स्टेबल होने के लिए। सिंपल सी कहानी ना, स्टेबल होना चाह रहा है। क्लोरीन पे आते हैं, क्लोरीन क्या चाहेगा कि भैया एक इलेक्ट्रॉन ले ले और Cl नेगेटिव बन जाए, यही होता है। तो इसके बाद यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे सोडियम आएगा और क्लोरीन आएगा और मिलके बॉन्ड बनाएंगे सोडियम क्लोराइड। ठीक, कैसा बॉन्ड है, आयनिक बॉन्ड है। कैसा बॉन्ड है, और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड है, कुछ भी बोल लो एक ही बात है। ठीक, तो यहाँ पे एक कहानी हो जाती है। करना क्या चाह रहे हैं कि एक इलेक्ट्रॉन दे दे, एक इलेक्ट्रॉन ले ले, बढ़िया बॉन्ड बन जाए, तो ये दोनों स्टेबल हो जाए। ठीक है, सो देखो ये लिखा है, सोडियम रिएक्ट्स रेडिली, बहुत तेजी से ये रिएक्शन होती है विद क्लोरीन टू फॉर्म सोडियम क्लोराइड विच इज एन इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड, जो कि एक इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड है। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड पढ़ते टाइम सबसे पहले यही कंपाउंड हमने पढ़ा हुआ है। ठीक है,
अगर मैग्नीशियम की बात करें तो इसको हीट करना पड़ता है क्लोरीन के साथ, तो मैग्नीशियम को हीट करेंगे अगर हम। अच्छा मैग्नीशियम चाहता क्या है ये भी लिख ले, इसके बारे में भी। इनिशियली मैग्नीशियम क्या चाहेगा कि ये अच्छा ध्यान सुनना, ये क्या चाहेगा कि ये 2 इलेक्ट्रॉन दे, Mg2+ होता है ना 2,8,2, 2 इलेक्ट्रॉन देगा तो स्टेबल होगा। तो ये चाहेगा भाई हमसे 2 इलेक्ट्रॉन कोई ले ले और हमको Mg+2 बना दे। ठीक है, क्लोरीन की बात करते हैं जरा। क्लोरीन तो अपना यही चाहता है कि इसको कोई 1 इलेक्ट्रॉन दे के Cl- बना दे। क्या क्लोरीन और मैग्नीशियम बॉन्ड बनाने के लिए तुरंत तैयार होंगे? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए और मैग्नीशियम 2 देना चाहता है। अगर क्लोरीन मैग्नीशियम से बोले कि भाई एक हमको दे दो, एक रख लो, तो मैग्नीशियम मानेगा नहीं, क्योंकि मैग्नीशियम को भी स्टेबल होना है और वो स्टेबल सिर्फ और सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन देके होगा। और अगर मैग्नीशियम बोले कि हमसे ऐसा करो 2 ले लो तुम, तो क्लोरीन नहीं मानेगा, क्योंकि क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन लेके केवल स्टेबल होगा। तो यहाँ पे ये मैग्नीशियम क्या बोलेगा, याद है क्या बोला था, दूसरे क्लोरीन को लेके आओ, अपने साथ अपना जैसा एक और एलिमेंट लेके आओ, तो मैं ये काम कर सकता हूँ। तो यहाँ पे 2 क्लोरीन होते हैं और 2 इलेक्ट्रॉन लेते हैं भाई, एक क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो 2 क्लोरीन 2 इलेक्ट्रॉन लेंगे। तो यहाँ पे चलो ठीक है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन लेंगे ये। ठीक, अब क्या ऊपर -2 लग जाएगा? नहीं नहीं, एक इलेक्ट्रॉन पे एक नेगेटिव, दूसरे इलेक्ट्रॉन पे दूसरा नेगेटिव, तो 2 क्लोरीन पे एक एक नेगेटिव। मतलब हम ये नहीं बोलेंगे क्लोरीन पे -2, ये पॉसिबल नहीं है बेटा, तो हो ही नहीं सकता। क्लोरीन पे -2 कभी चार्ज नहीं आता, क्योंकि इसका मतलब एक क्लोरीन पे -2 आया, लेकिन हमने 2 क्लोरीन पे एक एक माइनस दिया है। ठीक, तो ये कहानी यहाँ पे बनती है। तो अब ये क्या बोलेगा भाई, मैग्नीशियम आएगा क्लोरीन के पास और ये बना देंगे, सॉरी 2 क्लोरीन -1, तो ये बना देंगे Mg, और Cl कितने हैं देखो 2, तो MgCl2। ये कैसा बॉन्ड है, आयनिक बॉन्ड। और कैसा बॉन्ड है, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। So basically when magnesium is heated with chlorine, magnesium chloride and electrovalent compound is formed. magnesium chloride जो कि एक electrovalent compound है वो बन जाता है। क्लियर? आप इसको कई तरीके से लिख सकते हो, हाफ कर दो, ये कर दो, फलाना ढिकाना, बैलेंस करके। फिलहाल ये सही है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा यहाँ पे ये बैलेंस तो है ही, हाँ दोनों बैलेंस है। क्लियर है ये कहानी? टेक द स्क्रीनशॉट, देन वील मूव टू द लास्ट स्लाइड ऑफ दिस सेशन, ऑफ दिस टॉपिक इन फैक्ट। चलो देन जिंक की बात करते हैं। अगर जिंक को हीट कर दे क्लोरीन के साथ, जिंक को हीट कर दे क्लोरीन के साथ, तो सबको पता है क्या बनेगा, जिंक क्लोराइड बन जाएगा। तो यही कहानी होगी। व्हेन जिंक इज हीटेड इन अ करंट ऑफ क्लोरीन, तो क्या होगा, जिंक क्या चाहेगा, वापस से आते हैं हम लोग अपनी कहानी पे। जिंक चाहता है कि कोई उससे 2 इलेक्ट्रॉन ले ले, कोई उससे 2 इलेक्ट्रॉन ले ले और उसको Zn2+ बना दे। फिर आएगा भाई क्लोरीन, वो कहेगा हमको तो एक ही चाहिए, हमको तो Cl-1 बनना है, तो वापस से क्लैश हुआ। ठीक है भाई, जिंक बोलेगा ऐसा करो 2 क्लोरीन लेके आओ, तो ये कहेगा ठीक है हम ले आते हैं। तो यहाँ पे आ जाएंगे हमारे पास 2 क्लोरीन, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन भी 2 हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे 2 क्लोरीन, हर एक पे -1। तो ये कहानी भी इसी तरीके से चलेगी कि Zn2+ और Cl2 पे -1 बना लेगा ZnCl2। क्या ये कहानी क्लियर है? इसको एज इट इज भी आप लिख सकते हो। अगर मैं इसके अलावा बोलूं कि इसको आप और कैसे मेंशन करोगे, या तो इसको ऐसे लेते हुए दिखा दो, या तो आप डायरेक्ट इसको लिख दो और कि Zn+Cl2 गिव्स आउट ZnCl2, कहानी खत्म। आपने पहले ही बोल दिया कि हम क्लोरीन को मॉलिक्यूल में लेके आए, एक क्लोरीन लाए ही नहीं है, चलता है। ठीक है, कॉपर की बात करते हैं। कॉपर को अगर आप हीट कर दोगे क्लोरीन के साथ, तो अगेन कॉपर क्लोराइड या क्यूप्रिक क्लोराइड बन जाएगा, CuCl2। ठीक है, तो ये कहानी इस तरीके से होगी। इसका फटाफट से सबका स्क्रीनशॉट ले लो आप, या इसको तो नोट ही कर लो, नोट ही कर लो। ठीक, इसको नोट कर लो। सो बेसिकली मेटल्स की हमने रिएक्शन देख ली इस तरीके से क्लोरीन के साथ भी। तो अगर हम बात करते हैं अपनी और बात करते हैं अपनी रिपीटिव मोड पे मैं लग चुकी हूँ, चलो खैर फिलहाल। तो हम लोगों ने फाइनली पूरी की पूरी केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ ली हैं ऑफ मेटल्स,
अब नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करना है हम लोग को नॉन मेटल्स। मेटल्स की पूरी कहानी खत्म, फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, फलाना ठिकाना क्या होता है सब कुछ बता दिया मैंने आपको मेटल्स के बारे में। नेक्स्ट जो वीडियो आएगा वो नॉन मेटल्स। तो हम लोगों ने सारी सारी बातें पढ़ ली आज। हम लोगों ने रिएक्शन विद एसिड्स देखे, मेटल्स पे डिपेंड कर रहा है जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अकॉर्डिंग, और एसिड पे भी डिपेंड कर रहा है, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड पे। मेटल्स को फिर हमने देखा उसके सॉल्ट सॉल्यूशंस के साथ, राइट, कि कौन सा सॉल्ट से क्या डिस्प्लेस करेगा। फिर देखा हमने क्लोरीन के साथ कि क्लोरीन के साथ अगर रिएक्ट कर रहा है तो क्या होता है, तो बेसिकली आयनिक बॉन्ड बन जाता है। क्या यहाँ तक की बात सबको समझ में आ गई? मेटल्स की सारी कहानी खत्म हो गई है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम लोग पढ़ेंगे नॉन मेटल्स के बारे में। बाय बाय, टेक केयर, कीप स्टडी।